बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सिर जमील, केमिस्ट्री 11। और जो टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं दिस इज़ अबाउट द एवोगैड्रोस नंबर। इस एवोगैड्रोस नंबर में हमने इसकी डेफिनेशन पढ़नी है और इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस करने हैं, इसके कुछ फार्मूलाज हैं जो हमने वो डिस्कस करने हैं और उसके अलावा कुछ कैलकुलेशन बेस्ड वर्क है और कुछ एग्जांपल्स जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में होंगी वो हमने आज डिस्कस करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक से और हमारे पास जो टॉपिक है वो है एवोगैड्रोस नंबर। इस एवोगैड्रोस नंबर के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मोल वाली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर उसको आप देखिएगा, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड हो जाएगी फिर वीडियो। मैं आपको मज़ीद एक दफ़ा दोबारा एक बात एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब नंबर की बात करते हैं तो समझ जाइएगा कि स्पेसिफ़िक क्वांटिटी जो हमारे पास होगी हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मैंने आपको बताया था कि 1 डज़न इसका मतलब होता है 12 इन नंबर्स। अब जो डज़न कहना है दिस इज़ एक्चुअली द मोल। 1 डज़न मीन 1, जैसे हम कहते हैं ना 1 डज़न, तो हम एटम्स के लिए वो डज़न की टर्म नहीं यूज़ करते बल्कि क्या यूज़ करते हैं, 1 मोल यूज़ करते हैं। और जो नंबर्स हैं एक्चुअली जो 12 थे वो डज़न को रिप्रेजेंट कर रहे थे और मोल को जो नंबर रिप्रेजेंट करेंगे वो होंगे 6.02 10⁻23। सो एमिडो एवोगैड्रो के नाम से ये नंबर डिस्कवर किया गया था और इसको नाम देते हैं हम एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो का नंबर, इसका नाम था एमिडो एवोगैड्रो। साइंटिस्ट के नाम की बेस पे ये टर्म बन गई एवोगैड्रोस नंबर। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो हम ज़रा डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन ये होगी द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब देखें ये बात क्लियर कर लें, जब हम टर्म यूज़ करते हैं पार्टिकल्स की तो इसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ एटम्स, आइंस, मॉलिक्यूल्स, फॉर्मूला यूनिट्स, सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। तो हमारी बुक में एटम, आइन या मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है, अगर आप उसको भी फॉलो अप कर लेते हैं तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बहरहाल ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ मैं, लिखा हुआ है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, एटम्स, आइंस, मॉलिक्यूल्स या फिर एंड फॉर्मूला यूनिट्स। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये टर्म का नाम है फॉर्मूला यूनिट्स। जैसे एलिमेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं एटम्स, ठीक है, आइंस के लिए हम यूज़ करेंगे आइंस, मॉलिक्यूल्स के लिए हम यूज़ करेंगे मॉलिक्यूल्स और आयनिक कंपाउंड के लिए यूज़ करेंगे फॉर्मूला यूनिट। सो ये हमारे पास है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी एटम्स, आइंस, मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, इसको हम नाम देते होते हैं एवोगैड्रोस नंबर का। जब सब्सटेंस कह दिया तो फिर सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हो गई। सो एटम्स, आइंस, मॉलिक्यूल्स, फॉर्मूला यूनिट्स, हम इनको कहते होते हैं कि ये इनके लिए हम ये यूज़ करते हैं एवोगैड्रोस नंबर। अब मैं आपसे एक दोबारा उसी बात से, सिंपल एग्जांपल से बात शुरू करता हूँ। मैं कहता हूँ 1 पेयर, एक पेयर में, पेयर जो है ये हम समझ लें उस तरह से यूज़ करें जैसे हम मोल का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी तादाद कितनी है, नंबर्स कितने हैं, वो है 2। अब अगर मैं 1 पेयर कह देता हूं तो क्या आपको पता लगेगा मैं पेंसिल की बात कर रहा हूं, शूज़ की बात कर रहा हूं, कॉपीज़ की बात कर रहा हूं, बुक्स की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? आपको नहीं पता लगेगा। अगर आप कहते हैं 1 पेयर ऑफ शूज़ तो 1 पेयर उसी तरह से है जैसे 1 मोल है। अच्छा, अब 1 पेयर का मतलब है कि 2 इन नंबर, 2 नंबर होंगे, लेकिन आपने स्पेसिफाई कर दिया ये किस चीज़ के हैं 2 नंबर। क्या पेंसिल्स हैं, पेन हैं, कॉपीज़ हैं, बुक्स हैं, शूज़ हैं, क्या हैं? तो हमने कहा कि भाई ये शूज़ हैं, तो हम उनके साथ वर्ड यूज़ करेंगे शूज़। 2 नंबर हुए लेकिन उनके साथ यूज़ क्या करेंगे हम, शूज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप पार्टिकल्स लिखेंगे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भाई ये एटम्स हैं, ये आइंस हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये फॉर्मूला यूनिट्स हैं, ये क्या चीज़ है।
अगर आप खाली वैल्यू छोड़ देते हैं तो वो एग्जामिनर के पास इख्तियार है कि वो आपकी इस वैल्यू को रॉन्ग कंसीडर कर ले और वो आपको मार्क्स डिडक्ट कर ले। तो ये बहरहाल आपने इस चीज़ का एहतियात करना है, और मैं आगे आपके एग्जाम्पल्स में ये सारी चीज़ें क्लेरिफाई करूँगा। अब हम आते हैं जी कुछ इनके पॉइंट्स की तरफ। हम कहते हैं जी ये इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लें, हम इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर लेते हैं। देखें बेटा, एक बात मैं आपको बता दूं, ये एक्चुअली जो वैल्यू है दिस इज 602 इंटू 10, और ये 602 मल्टीप्लाइड बाय ये 10 कितने हैं, ये 21 हैं, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ठीक है जी, ये कहलाता है, ये जितना भी हिस्सा है ना इसको कहते हैं हेक्सिलियन। हेक्सिलियन इसको कहते हैं हेक्सिलियन। ये किसके इक्वल होता है, 10 रेज़ टू द पावर 21 के इक्वल होता है। जब हम राउंड ऑफ करते हैं, जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो ये बन जाता है 6.02 और 10 रेज़ टू द पावर क्या होगा 23। ये एक्चुअल वैल्यू है ये, लेकिन जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू क्या लाते हैं 6.02 10 रेज़ टू द पावर 23। जैसे लार्ज ऑब्जेक्ट्स के लिए नंबर्स यूज़ किए गए, इस तरह से माइक्रो ऑब्जेक्ट्स के लिए, स्मॉल पार्टिकल्स के लिए भी नंबर्स यूज़ किए गए, एटम एंड मॉलिक्यूल्स के लिए, और वो एवोगैड्रोस नंबर कहलाते हैं। वो फाइंड आउट कैसे होते हैं उसकी डिटर्मिनेशन आपको चैप्टर नंबर 4 में बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, डिटर्मिनेशन ऑफ द एवोगैड्रोस नंबर। लिथियम फ्लोराइड का कंपाउंड है, उसमें फाइंड करने होते हैं। उसमें इंशाल्लाह आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ भी आएगी और आपको वहाँ समझाएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ें याद रखने वाली हैं कि ये 6.02 10 रेज़ टू द पावर 23 ये हमारे पास पार्टिकल्स की तादाद है, ये नंबर्स हैं। जैसे हमने डज़न पेयर याद रखने हैं ना, 2, 12, इस तरह से इनके भी नंबर्स हमने याद रखने हैं कि ये कितनी वैल्यू होगी। ठीक है जी, पहली बात तो आपको इसकी वैल्यू पता लगी कि ये क्या वैल्यू होती है। दूसरी बात, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको बेटा हम रिप्रेजेंट करते होते हैं रिप्रेजेंटेड बाय एन फॉर नंबर, ए फॉर एवोगैड्रो। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इसकी जो यूनिट होगी पर मोल। पर मोल इज़ द यूनिट ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है जी, ये पर मोल इसका यूनिट होता है। सो ये हमारे पास ये इसके करेक्टरिस्टिक्स में हमने कुछ बातें शामिल कर ली कि एवोगैड्रोस नंबर में क्या क्या पॉइंट्स शामिल होंगे, मैंने आपको डिस्कस कर लिया। अब आगे चलते हैं इनके फार्मूलाज की तरफ। ये हमारे पास हैं कुछ फार्मूले इनके। नहीं जी, सबसे पहला, अब मैं 1 बाय 1 चलूँगा, मैं आपको वो बताऊँगा जिस सीक्वेंस से आपने कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। सबसे पहले हमारे पास जो एक जनरल जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है, इस तरह से लिखते हैं हम कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब मैं जब Na लिखूंगा इसका मतलब आप समझ जाइएगा ये वैल्यू लिख रहा हूं मैं। और अगर मैं यहां पर मोल नहीं है, क्वांटिटी है, तो मैं तब भी फाइंड कर सकता हूं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। अब जब मैं मैस लिख रहा हूं तो समझ जाएंगे आप कि मैस इन ग्राम्स लिख रहा हूं, तो मोलर मैस और मल्टीप्लाइड बाय Na। लेट्स सपोज हमें मोल्स नहीं देते, मैस दे देते हैं और कहते हैं कि इस मैस में आपने पार्टिकल्स बताने, तो क्या करेंगे, तो मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय Na। ठीक है जी, ये हमारे पास वो फॉर्मूले हैं जो हमने यहाँ पर इनकी डिटर्मिनेशन के लिए देख लिए। अच्छा, अब देखें हमारे पास अब आता है रिलेशनशिप्स। देखें ज़रा, हम इनके कुछ रिलेशनशिप्स देखते हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं कि वो रिलेशनशिप्स क्या क्या होंगे। सबसे पहला रिलेशनशिप हमारे पास है नंबर ऑफ एटम्स इन एन एलिमेंट।
चलें जी, एलिमेंट की मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है जी, एटम्स किसी भी एलिमेंट में फाइंड करने हैं तो उसका क्या तरीका होगा। हमारे पास यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू mass ऑफ एन एलिमेंट। अब अगर एलिमेंट होगा तो हम एलिमेंट का mass लिखेंगे ओवर मोलर mass। जो भी एटॉमिक mass होगा हम यहाँ पर लिख देते हैं जी एटॉमिक mass, मोलर mass के बजाय हम लिख देते हैं एटॉमिक mass, और मल्टीप्लाइड बाय 6.02 10⁻23। या फिर हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास ये मैस नहीं है, मोल्स दे दिए हैं किसी ने, तो मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 6.02 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं अगर आपने किसी भी एलिमेंट में। अब हम आगे चलते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए कंपाउंड। अगर किसी कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स आपको फाइंड करने आते हैं तो फिर आप क्या करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, उसी तरह से यहाँ पे हमने एलिमेंट का मैस लिखा था, यहाँ पे हम लिख लेते हैं मैस इन ग्राम्स, जो भी हमें मैस दिया जाएगा ओवर मोलर मैस, उस मोलर मैस ऑफ द मॉलिक्यूल से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हम एवोगैड्रोस नंबर से 6.02 10⁻23 से। ठीक है जी। या अगर हमें यहाँ पर दिया जाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड करने हैं, या दूसरा हमारे पास ऑप्शन है अगर हमें मोल्स दिए जाते हैं तो हमने मोल्स को मल्टीप्लाई कैसे कर देना है, एवोगैड्रोस नंबर। अब आप देखिए ये जनरल टर्म थे, यहाँ पे हमने लिख दिया था पार्टिकल्स। बात एक ही है, इनमें और इनमें कोई फ़र्क नहीं है, ये सिर्फ एक्सप्लेनेटरी एग्जांपल्स के तौर पे मैं ले रहा हूँ कि अगर पार्टिकल्स कहा तो इसका मतलब एटम भी हो सकता है, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। तो आपने जहाँ एटम होगा वहाँ एटम लिखेंगे, जहाँ मॉलिक्यूल होगा वहाँ मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम यहाँ पर देखें ये थर्ड पॉइंट कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए गिवन वॉल्यूम। अगर हमारे पास कोई वॉल्यूम दे दिया जाता है और हमें मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ते हैं, अब क्या होगा। अब देखें हमारे पास वही होगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला लिखेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा गिवन वॉल्यूम जो हमें दिया जाएगा, गिवन वॉल्यूम। वॉल्यूम या डेसीमीटर क्यूब में होगा, क्यूबिक डेसीमीटर में होगा या क्यूबिक सेंटीमीटर में होगा। गिवन वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम, ये VOL वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, और मल्टीप्लाई किसे कर देंगे, एवोगैड्रोस नंबर्स। ठीक है जी। ये हमारे पास तो होगी जी तीन बातें। अब हमारे पास फोर्थ पॉइंट है इसकी डिटर्मिनेशन का कि नंबर ऑफ एटम्स इन ए कंपाउंड। अगर हमें किसी कंपाउंड में एटम्स फाइंड करने आ जाते हैं, अब क्या करेंगे। तो अब देखें ये हमारे पास हैं नंबर ऑफ एटम्स। अगर हमें फाइंड करने आ जाते हैं तो हम क्या लिखेंगे जी, यहाँ पर हो सकता है हम मैस लिखा हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोलर मैस से डिवाइड करना पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाय। ठीक है जी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ एटम्स इन ए कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय NA से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप कहेंगे ये नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर भी कह रहे हैं, आप यहाँ पर भी कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल देखिएगा हमारे पास कि फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 10 ग्राम H2O। आपने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं 10 ग्राम H2O में, तो हमने क्या लिखना है,
नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पे हमने लिखे तो देखें 10 बाय क्या किया, इसको 18 किया, यानी मैस और इसका जो मोलर मैस होता है वो कितना होता है 18 ग्राम्स पर मोल होता है, ये हमने यहाँ पर लिखा मल्टीप्लाइड बाय। अब उसने पूछा है नंबर ऑफ एटम्स, तो आप 1 मोल में देखें कितने एटम्स हैं, 2 and 1 3, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा 3, और फिर एवोगैड्रोस नंबर लिख दूंगा 6.02 10⁻23। इस तरह से हम अगर किसी कंपाउंड के अंदर वो पूछ लेता है कि बताएं इस कंपाउंड के अंदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ये टोटल नंबर ऑफ एटम, तो वो जिसका पूछेगा उतने नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ये वाला पार्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा आपको कैलकुलेशन में हेल्प करेगा, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पर ये लिख दिया। ठीक है जी। और फाइनली हमारे पास है पॉइंट नंबर 5, हमारे पास है पॉइंट नंबर 5 के नंबर ऑफ आयन्स। यहाँ पे अगर हमारे पास गिवन होगा तो हम यहाँ पर लिख देते हैं मैस ऑफ आयनिक स्पीशी, कोई भी आयनिक स्पीशी जो होगी उसका मैस ओवर हम क्या लिखते हैं मोलर मैस, और मल्टीप्लाई किसे कर देते हैं Na से, यानी एवोगैड्रोस नंबर से। तो इस तरह से हमारे पास ये पॉइंट भी ये देखें जी सॉल्व हो गया, और ये नेक्स्ट पॉइंट इसका जो रिमेनिंग पार्ट था वो भी मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया। देखिए 5 जो फॉर्मूले हैं इसके वो आप लोगों ने यहाँ पर देख लिए, इनके रिलेशनशिप्स हैं, ये इनके फॉर्मूले आप कह दें, जो भी आप नाम दे दें, ये हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इनकी एग्जाम्पल्स की तरफ। देखें जी इनकी एग्जाम्पल्स भी उसी तरह से होंगी, एलिमेंट के लिए, मॉलिक्यूल के लिए, फार्मूला यूनिट्स के लिए, आइंस के लिए, इस सब के लिए हम एग्जाम्पल वही लिखेंगे। लाइक अब देखें हम ये कहते हैं कि 12 ग्राम, ठीक है जी, 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, देखिए किसके इक्वल होता है 1 मोल के, इसकी वैल्यू कितनी है 6.02 10⁻23। अगर मैं इतनी बात लिख देता हूँ तो ये गलत हो जाएगी, मुझे इसके साथ क्या लिखना पड़ेगा एटम्स लिखना पड़ेगा, ये क्लियर करनी है हमने बात। इसी तरह से 23 ग्राम ऑफ सोडियम, Na सोडियम को कहते हैं, 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 10⁻23 एटम्स। तो एटम्स की बात हो गई, एलिमेंट में एटम्स की बात होगी, अगर एलिमेंट में एटम्स फाइंड करने हैं तो हमने ये लिखना है। ठीक है जी। अच्छा अब आगे चलते हैं, हम कहते हैं जी 18 ग्राम ऑफ H2O वाटर इज इक्वल टू 1 मोल के इक्वल होगा, एंड दिस इज इक्वल टू 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल। अगर कंपाउंड होगा, अगर तो कंपाउंड गिवन है आपके पास, तो आपने यहाँ पे क्या टर्म यूज़ करनी है, मॉलिक्यूल्स की टर्म यूज़ करनी है। अगर आपके पास एलिमेंट है तो आपने क्या टर्म यूज़ करनी है, यहाँ पे एटम्स की टर्म यूज़ करनी है। अगर आपके पास कंपाउंड है तो आपने मॉलिक्यूल्स की टर्म यूज़ करनी है। लाइक 16 ग्राम ऑफ CH4 इज इक्वल टू 1 मोल, दिस इज 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। देखिए मैं मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूँ, तो इसलिए ये टर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जामिनर की नज़र इस पे जाती है। अब हमने एलिमेंट भी लिख दिया, हमने कंपाउंड भी लिख दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारे पास है जैसे NaCl का, कि ये हमारे पास है 58.5 ग्राम ऑफ NaCl, दिस इज इक्वल टू 1 मोल, दिस इज इक्वल टू 6.02 10⁻23। यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्मूला यूनिट्स, फॉर्मूला यूनिट्स लिखेंगे। ठीक है जी। जी नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज इक्वल टू 1 मोल, एंड दिस इज इक्वल टू 6.02 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स। ये देखें जी, अब देखिए मैं आपको यहाँ पे सिस्टमेटिक वे से बताता चला जाऊँ। बेटा ये हमारे पास किस चीज़ के लिए है, एलिमेंट के लिए, ये हमारे पास किसके लिए है, कंपाउंड के लिए। ये देखें जी,
ये कंपाउंड के लिए है। ये हमारे पास जो ये वाला हिस्सा है ये हमारे पास है फॉर आयोनिक कंपाउंड, और उसके बाद हमारे पास होगा आयंस के लिए कि 17 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्सल आयन इज इक्वल टू 6.02, दिस इज इक्वल टू 1 मोल and this is equal to 6.02 10 raised to the power 23 ions, और 96 ग्राम ऑफ SO4 इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 10 रेज टू द पावर 23 आइंस। ठीक है जी। और ये किसके लिए हमारे पास आइंस के लिए। ठीक जी। ये हमारे पास 4 टाइप की एग्जांपल आ गई। मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि एटम्स होंगे, तो देखें हमने एटम्स लिखे, मैंने कहा था मॉलिक्यूल्स के लिए होगा, देखें हमने मॉलिक्यूल्स लिखे। हमने कहा कि ये फार्मूला यूनिट्स के लिए होगा तो आयनिक कंपाउंड के लिए लिखे, और आयंस के लिए होगा तो उनके लिए लिखे। तो व्हाट्सएवर जो भी तादाद होगी, जो कुछ भी होगा, इसमें आप लोगों ने एक चीज़ का एहतियात करना है कि यहाँ पर जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, फार्मूला यूनिट्स, ये लिखना बहुत लाजमी है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास यहाँ तक की एक डिस्कशन थी जो हमने कंप्लीट की। डियर स्टूडेंट्स, एवोगैड्रो नंबर के हवाले से जो हमारे पास एग्जांपल्स गिवन हैं वो है एग्जांपल नंबर 8 और एग्जांपल नंबर 9। हम एग्जांपल नंबर 8 से बात शुरू करते हैं और मोल्स और एवोगैड्रोस नंबर को कलेक्टिवली हम इंटरलिंक करते हुए आपको इंशाल्लाह ये न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करवाते हैं। तो देखें जी, पहले जो एग्जांपल नंबर 8 है इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 10 ग्राम ऑफ आइस। यानी आपके पास जो क्वांटिटी गिवन है वो हमारे पास क्या है, आइस है, और वो कितने हैं 10 ग्राम। और ये बात याद रख लें, आइस हो, वाटर हो, स्टीम हो, व्हाट्सएवर जो हो, इनका मोलेकुलर फार्मूला हमेशा H2O ही रहता है। फिजिकल स्टेट्स वाइज ये नो डाउट डिफरेंट हैं, लेकिन जो मैसेज होते हैं एक्चुअली वो मोलेकुलर फार्मूला पे बेस्ड होते हैं, इसलिए इसका जो मैस रहेगा, मोलर मैस, वो कभी चेंज नहीं होता। तो ये आइस की बात कर रहे हैं हम। सो ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेटली, द टोटल नंबर ऑफ एटम एंड कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन द सैंपल। अब ये 1 बाय 1 हमारे पास जो है हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ गिवन है, दिस इज़ द मैस ऑफ आइस, और ये कितने हैं जी 10 ग्राम्स हमारे पास, दिस इज़ द गिवन क्वांटिटी। ठीक है जी। ये पहली चीज़ हमारे पास ये है, यहाँ पे हम हेडिंग लिख देते हैं जी गिवन हमारे पास क्या चीज़ है। अब हम ये कह देते हैं जी हमें रिक्वायर्ड क्या क्या है। हमें जो रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने हैं। सबसे पहले हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ, देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स, सबसे पहली चीज़ ये हो गई। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है। अब आप वाटर लिख दें, आइस लिख दें, जो भी लिख दें, वाटर लिख दें आप, तो H2O के बजाय आप इसको वाटर लिख दें, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाली चीज़ें। अच्छा, अब आगे चलते हैं नंबर ऑफ एटम्स की तरफ, और किसके, हाइड्रोजन के एंड ऑक्सीजन के सेपरेटली। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं जी, पहला पॉइंट हमारे पास ये था। दूसरा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ये हमने फाइंड करने हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ये हमने फाइंड करने हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, एंड नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पे हमने लिखना है जी टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ये हमने फाइंड करने हैं। और जो फाइनल पॉइंट हमारे पास है वो हमारे पास है कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये हमने फाइंड करने हैं। यहाँ पे ये नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स लेंथ, ये हमारे पास रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जो हमने फाइंड कर। 1 बाय 1 हम इसकी फाइंडिंग की तरफ आते हैं। हमारे पास जो इसका सोल्यूशन है वो सोल्यूशन कुछ ये है। सबसे पहले हमने फाइंड करने हैं जी मोल्स। आप मोल्स निकाल लें या डायरेक्ट मॉलिक्यूल्स निकाल लें, आपको फार्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पे सबसे पहले है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि मोलर मैस ऑफ
वाटर का मोलर मैस कितना होता है जी, बहुत दफ़ा पढ़ा, 18 ग्राम्स पर मोल होता है, ये मोलर मैस है वाटर का। उसके बाद अब चलते हैं हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तरफ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स फाइंड करते हैं वो कितने होंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, मैस ओवर मोलर मैस और मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। मैस हमारे पास कितना है जी 10 और मोलर मैस कितना है 18 और पार्टिकल्स होते हैं एवोगैड्रो नंबर के 6.02 10 रेज़ टू द पावर 23। ठीक है जी, इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और वो हैं 3.34 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ले जी, ये पहला हिस्सा तो हमने सॉल्व कर लिया, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास हो गया जी सॉल्व। और अब सॉल्व कैसे किया मैंने आपको बता दिया किस तरह से हमने इसके सॉल्यूशन किया। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब आते हैं जी सेकंड पार्ट की तरफ कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। देखें जी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करने लगा हूँ। अब आप देखें हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितने हैं 3.34 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बताने हैं। एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन होते हैं 2। ठीक है, तो 3.34 में कितने होंगे ये हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3.34 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन होंगे ये हमने लिख दिया 6.68 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स। ये बेटा हमारे पास आ गए हाइड्रोजन के एटम्स। ठीक है, मैं दोबारा देखें बता देता हूँ आपको। एक मॉलिक्यूल जो वाटर का होता है H2O होता है, इसमें हाइड्रोजन कितने होते हैं इस H2O में, वो होते हैं 2 हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल में। हमने कितने निकाले हैं 3.34 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स, तो उनके अंदर कितने होंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, तो हमारे पास एटम्स फाइंड हो जाएंगे। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट पे। हमारे पास है थर्ड पार्ट इसका, वो है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन एटम्स को फाइंड करना चाहते हैं हम। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको पता है, ये 3.34 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब आप देखें हमारे पास होता है H2O। अब ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया। ठीक है, इसमें आप देखें हाइड्रोजन आपको कितने नज़र आ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन है। तो मैंने 1 यहाँ ऑक्सीजन लिखा और 2 हाइड्रोजन थे तो मैंने 2 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर लिख दी, इसलिए यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी, तो हमारे पास आया 3.34 10 पावर 23 एटम्स। ये किसके हैं एटम्स, दीज आर द एटम्स ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है जी, ऑक्सीजन एटम्स है। नहीं जी, अब हमारे पास पॉइंट नंबर 4 है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अब आप देखें टोटल एटम्स कितने हैं हमारे पास, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे 3.34 10 रेज़ टू द पावर 23 से। ये हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो ये है। तो टोटल एटम्स हमने फाइंड किए हमारे सामने। तरीका एक और भी तरीका है कि अगर आप इन एटम्स और इन एटम्स को ऐड कर लें तो भी यही आंसर आ जाएगा। अब आपकी मर्ज़ी है, आप 3 से मल्टीप्लाई करके ये फाइंड कर लें, आपकी मर्ज़ी है कि आप इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी को ऐड कर लें जो आपको इजी लगे। अच्छा जी, अब हमारे पास है 5th पॉइंट, ये है जी नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब आप देखें यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर आपके सामने, एक कोवेलेंट बॉन्ड ये है, एक कोवेलेंट बॉन्ड आपको ये नज़र आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं 2 और मल्टीप्लाई कर दें 3.34 10 रेज़ टू द पावर 23 से, हमारे पास 6.68 इंटू 10 पावर 23 ये आ जाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स आ जाएंगे। ये हमारे पास आ गए। ये हमारे पास लास्ट जो पॉइंट था ये हमने सॉल्व कर लिया। इस तरह से जो हमारी 5 रिक्वायरमेंट्स थी इस क्वेश्चंस की वो हमने पूरी की और हमारा ये एग्जाम्पल जो है ये कंप्लीट सॉल्व हो गई। अब आते हैं जी नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास रिक्वायर्ड चीज़ें अब आपको पता लग चुकी हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। मैं इसके डायरेक्ट सोल्यूशन से आऊँगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी इसका सोल्यूशन
और इसके सॉल्यूशन में पहला हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं, और वो क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड होगा। ठीक है जी, ये हम नाम देते हैं इसको फॉस्फोरिक एसिड। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये हमारे पास हैं इन 10 ग्राम H3PO4, ये हमने पहले फाइंड करना। उसके लिए हम सबसे पहले क्या फाइंड करें, मोलर मास ऑफ H3PO4। ये देखें जी, ये मैंने मोलर मास यहाँ पर लिखा, सारे एटॉमिक मासेस लिखे, तो ये मेरे पास आंसर आता है 98 ग्राम्स पर मोल, ये आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ये H3PO4 का जो मोलर मास हमारे सामने है। अब हमने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, तो देखें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मैस ओवर मोलर मास और मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। मैस कितना है 10, मोलर मास कितना है 98, एवोगैड्रोस नंबर है 6.02 10⁻23, और इसको सॉल्व करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये है। जी, ये हमारे पास आंसर आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहला हमने पार्ट सॉल्व कर लिया, और वही चलता आ रहा है मैस ओवर मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये फॉर्मूला, इसी के थ्रू हमने इसको सॉल्व कर लिया, और जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आया 0.614 10⁻23। हमारे पास डिमैस रूल है, पहले हमने इसको डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई किया, और फिर उसके बाद हमारे पास ये आंसर आया। और जब हमने इससे हमने राउंड ऑफ किया तो ये 6 पॉइंट हमने जब यहाँ लिखा तो इसमें से एक पावर कम कर दी, 6.14 10⁻22 मॉलिक्यूल्स आ गए। तो पहला हिस्सा हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं जी हम सेकेंड पार्ट की तरफ। नहीं जी, ये हमने फाइंड करनी है हमने ये बात। अब अगर हम एक H3PO4 की आयोनाइजेशन देखें तो हमारे पास आयोनाइजेशन इसकी कुछ इस तरह से बनती है। ये 3 हाइड्रोजन आइंस बनाएगा और 1 फॉस्फेट आइन बनाएगा। ठीक है जी, तो हमने नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड कर लिए थे, तो हमने यहाँ पर फाइंड करना है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइंस के बारे में। अब देखें, हमने ये देखा 3 हैं, और इसके मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी थी, 6.14 इंटू 10⁻22। तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर। अब आपने देखा कि हमारे पास अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है उससे 3 हाइड्रोजन आइंस ये बन रहे हैं और एक फॉस्फेट आइन बन रहा है। तो हमारे पास अब नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ PO4 -3 आइंस। अगर हमने इसको फाइंड करना है तो आपको पता है ये 1 प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमारे पास यही वैल्यू रहेगी, आंसर यही रहेगा 6.14 इंटू 10⁻22। ये नहीं चेंज होगा, ये आइंस होंगे हमारे पास। तो 1 है तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर रहेगा। क्योंकि देखें, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि 1 मोल अगर आपके पास H3PO4 है, या 1 मॉलिक्यूल H3PO4 जो भी नाम दे दें, इससे 3 हाइड्रोजन आइन या 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन आइन बनेंगे, 1 मोल फॉस्फेट या 1 फॉस्फेट आइन बनेगा। तो यहाँ पे जब भी नंबर फाइंड करेंगे तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके मॉलिक्यूल्स को, और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम रह जाता है। अब आते हैं जी नेक्स्ट पार्ट पे। हमारे पास चार्ली पार्ट इसका है। ये मैसेज हम ड्राइव करते हैं एक फॉर्मूला से। आपको याद होगा कि नंबर ऑफ आइंस का फॉर्मूला होता है, ये मैस ऑफ आइन हमारे पास होगा, मैस ऑफ आइन। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे मोलर मैस, और यहाँ पे लिखते हैं एवोगैड्रोस नंबर। ये एक जनरल फार्मूला होता है हमारे पास, यानी मैस ऑफ आयनिक स्पीशीज ओवर मोलर मैस, ठीक है जी, और मल्टीप्लाइड बाय Na यानी एवोगैड्रोस नंबर। अब हमने फाइंडिंग क्या करनी है, हमने फाइंड करना है इस हिस्से को, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, तो हमने क्या करना पड़ेगा, हमें मैस ऑफ आइन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नंबर ऑफ आइंस को
हम यहाँ आके ये हिस्सा डिवाइड कर देते हैं और ये हिस्सा मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ये हो गया मोलर मास। ठीक है जी। तो अगर हमारे पास यहाँ पे हम कह देते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन आयन, आपको मैंने बताया कि मैसेज नहीं चेंज होते, चाहे वो पॉजिटिव आयन हो, नेगेटिव आयन हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, किसी भी स्पेशी के जो मैसेज हैं, मोलर मैसेज, वो हमेशा सेम रह जाता है। तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ आयन्स हमारे पास यहाँ पर कितने आए थे, पॉजिटिव आयन, दैट वाज 1.84 इंटू 10⁻²2 और डिवाइड किससे कर दें हम, एवोगैड्रो नंबर से, दैट इज़ 6.02 10⁻23 और मल्टीप्लाई किसे कर दूँ, मोलर मास, और 1.008 हमारे पास मोलर मास होगा। ठीक है जी। इनको अब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा। लीजिए ये हाइड्रोजन का मास आ गया हमारे पास। अब हमारे पास है इंडिविजुअल आयन्स कहा हुआ है, तो हमने यहाँ पे फाइंड करना है मास ऑफ PO4 फॉस्फेट आयन का मास हमने फाइंड करना है। आप माइनस यहाँ लगा दें या फिर यहाँ लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास है फॉस्फेट आयन का मास। इसके लिए भी हमारे पास वही तरीका होगा कि ये हमारे पास है 6.14 इंटू 10⁻22 डिवाइड कर दें 6.02 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 95। अब देखें टोटल मास कितना था, H3PO4 का हमने कितना फाइंड किया था, 98। इसमें से ये 3 हटा दें अगर हाइड्रोजन, तो रिमेनिंग आपके पास कितना बचेगा, 95। तो 3 हाइड्रोजन ही हटाए हैं ना हमने यहाँ से। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पर ये इसका जो मास होगा वो 95 आ गया। ठीक है। अब ये 95 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है। ये हमारे पास मास आ गया इंडिविजुअल आयन्स का। अब हमारे पास इसका एक लास्ट पार्ट रह गया, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स्ड इन द सॉल्यूशन। हम उसकी तरफ आते हैं जी। इसका लास्ट पार्ट हमारे पास है लास्ट पार्ट हमारे पास। अब इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास कुछ ये है। अब आप देखें, मैं दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ ये इसकी इक्वेशन को, ताकि आप लोग दोबारा से एक दफ़ा इसको रिव्यू कर लें। ये देखें जी, ये हमारे पास है चार्जेस, जो ये लिखते हैं ना, ये चार्जेस कहते हैं हम इनको। तो ये हमारे पास है फॉस्फेट आयन के चार्जेस। अब आप देखें कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, इसलिए अगर हम एक चार्ज फाइंड कर लें तो दूसरा हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये हम लिख देते हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ से हमें लिखना पड़ेगा 6.14 इंटू 10⁻22। ठीक है जी। ये हमारे पास आ जाएगा। जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 1.842 इंटू 10⁻22 चार्जेस आ जाएंगे। ये पॉजिटिव चार्जेस आ गए। आपको पता है कि किसी भी स्पीशी में हमेशा नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस किसी भी कंपाउंड में इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हमेशा इक्वल होते हैं, इसलिए आप याद रखिएगा कि जितनी पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू होगी वही नेगेटिव चार्ज की वैल्यू होगी। तो हमारा ये डी पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। होप सो आज के टॉपिक में जो हमने एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन पढ़ी, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, कुछ हमने उससे रेलेवेंट फार्मूले पढ़े, कुछ उससे रेलिवेंट एग्जाम्पल्स डिस्कस किए और आप ये न्यूमेरिकल्स हमने किए जो हमारी एग्जाम्पल्स इनके साथ रिलेट करते थी। तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा आज का जो है वो कंप्लीट होता है। होप सो आप लोगों ने बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड किया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।